आज का मेरा टॉपिक है, सबसे पहले मैं जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला टॉपिक होगा, उसका नाम है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें कम से कम मैं 20 से 25 मिनट समय लूंगा और आपको बहुत अच्छे से एनर्जी बैंड डायग्राम को समझा दूंगा। काफी हद तक यहीं पर आपको याद कर लेना है, एग्जाम में के लिए नहीं छोड़ना है। अब एग्जाम तो हम लोग को परसों देना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहीं पर याद कर लेना है। क्या होता है एनर्जी बैंड डायग्राम, और एनर्जी बैंड डायग्राम में हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, ये डायग्राम क्या वर्ड शब्द है, और बैंड शब्द क्या है, और एनर्जी शब्द क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और एनर्जी बैंड डायग्राम को ही यहाँ पर हमें पूरा डिटेल समझना है। इसको समझने के लिए हमें, ठीक है, सबसे पहले मैटर को समझना होगा। मैटर, पदार्थ, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पदार्थ जो हम लोग, जो जगह घेरता है, जिसमें मास होता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को हम लोग अभी छोड़ देंगे और हम सॉलिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इधर हम खाली छोड़ रहे हैं, इधर हम थोड़ा रफ कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं सॉलिड के बारे में ले गया। सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। अगर ये दो मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से नजदीक नजदीक सटे सटे रहेंगे, पकड़े रहेंगे एक दूसरे को, इस तरह के मटेरियल्स को या इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग सॉलिड नाम देंगे। सॉलिड की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक का नाम है, सॉलिड के तीन प्रकार होते हैं, तीन अवस्थाएं वो तीन प्रकार होते हैं। एक का नाम है कंडक्टर, कंडक्टर। एक का नाम है इंसुलेटर, इंसुलेटर। और एक का नाम है सेमीकंडक्टर। एससी मतलब सेमीकंडक्टर। तो इसी सॉलिड के तीन जो प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं तीनों प्रकार के इन तीनों प्रकार के आंतरिक संरचना, इन तीनों के आंतरिक संरचना की स्टडी एनर्जी बैंड डायग्राम में की जाती है। एनर्जी बैंड डायग्राम में हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर रखा हुआ है और वो कैसे कंडक्शन करेगा, और इसके बारे में जानकारी देने का जो चैप्टर है उसका नाम है एनर्जी बैंड डायग्राम। कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने बीच बीच के टॉपिक उठाए और कुछ समझाया नहीं, समझ ही नहीं पाए। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से शुरू करते हैं कहानी। शुरुआत में करते हैं, सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल लेते हैं उसका नाम है सोडियम। मैं एक तत्व ले लिया सोडियम, और इसी सोडियम तत्व से आगे बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। एकदम ऑब्जेक्टिव करवाई, कल होगा ऑब्जेक्टिव बाबू, आज नहीं, कल। आज तो पूरा पढ़ा ही रहे हैं। सर हम व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछे थे, कश्यप जी अभी पूछ लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का कौन कौन है, मतलब कि कैसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किस चैप्टर से। देखिए एग्जैक्टली मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्टिक्स, और कुछ लोग बोल रहे हैं एक और बीच में टॉपिक्स आता है, वेव वेव नेचर ऑफ, ठीक है, वेव नेचर आता है। हाँ सर, तीन तीन चैप्टर है, ठीक है, और एक मैग्नेटिज्म। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक। जैसे आपके मैथ के पूरे पेपर क्वेश्चन बैंक से थे, एग्जैक्टली 3 साल के क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। यदि जिन बच्चों को क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उनको डरने की कोई बात नहीं है। उनके क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं, देन नो वरी, कोई चिंता की बात नहीं होगी, ठीक है। बाकी बचता है ऑब्जेक्टिव। बस कल हम लोग ऑब्जेक्टिव ही करेंगे पूरा। कल 2 क्लासेस और मिलेंगी आपको, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव करा करा दिया जाएगा, ठीक है। आज एक कुछ बच्चों का डिमांड था कि हमें एनर्जी बैंड डायग्राम समझना है और एनर्जी बैंड डायग्राम को सीखना भी है। कुछ बच्चों का डिमांड लेजर पे है, तो दोनों को आज देखते हैं कितना हो पाता है। और जिनका स्पेशल डिमांड होगा वो हमें अपना अपना बताएंगे, मैं उसको भी कर दूंगा। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, अच्छा ठीक है कश्यप जी, मैं आपका नोट कर लिया। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पे भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पे ही बात करेंगे हम लोग, और टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। ओके कश्यप जी, ठीक है। विराट सर मॉर्निंग में रहेंगे, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन और टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन दोनों आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग पहले बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम है क्या, पहले मैं एक तत्व ले लिया, उसका नाम है सोडियम। बस 5 से 7 मिनट 10 मिनट इसको पेशेंसली सुन लीजिएगा, तो आराम से आप एनर्जी बैंड डायग्राम को लिखने लगिएगा, समझने लगिएगा। सोडियम, सोडियम के पास जब हम लोग 10 क्लास में थे, तो सोडियम के बारे में ये लिखते थे कि देखो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग निकालते थे तो 2, 8 और ठीक है 1 ऐसा लिखा करते थे।
इसकी 3 कक्षाएं दिखाते थे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सर ये कक्षा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो उसका भी रिलेशन आपको धीरे-धीरे मिलेगा। तो इसको बचपन में आप शुरुआत करते थे नाभिक से, सोडियम नाभिक हो गया और इसकी ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई। इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से कक्षाएँ बनी होती हैं। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं इसमें बता दूँ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप खुद देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा खाली है। तो इस तरीके से सभी के स्ट्रक्चर बने होते हैं। लेकिन जो 10 क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे, बहुत खुश होते थे हम लोग ऐसा बनाकर और हमारे टीचर्स ऐसा देते थे और स्माइली का साइन दे देते थे, लो भाई तुम बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाया आपने। लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, स्ट्रक्चर सही है? क्या हम लोगों ने सही बनाया? ठीक है, तब क्वेश्चन उस समय तक 10 क्लास तक आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे एकदम सही बनाया। लेकिन जैसे ही 10th क्लास से ऊपर जाते हैं, मैं बोलूँगा ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? तो बोल रहे हैं एक बात बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या इन दोनों के बीच का गैप का कहीं कोई ज़िक्र किया है आपसे? आज तक? 2 कक्षाओं के बीच का गैप का ज़िक्र कहीं हुआ है आज तक? तो बोलेगा ऐसा तो कहीं नहीं पढ़े हम लोग और यहीं पर बात आके अटक गई। क्या सभी तत्वों के लिए जो ये गैप है, अगर मान लिया है तो कितना है? कितना गैप हम बनाएँगे? क्या सभी तत्वों के लिए गैप बराबर होगा? ये गैप गैप 2 कक्षाओं के बीच गैप, आगे चल के इसी को हम एनर्जी गैप के नाम से जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो इन्हीं कक्षाओं के गैप की कहानी यहाँ पर बहुत एक चैप्टर निकाल के ला के देती है, उसका नाम है एनर्जी बैंड डायग्राम। यदि एनर्जी बैंड डायग्राम को समझना है, तो हमें इस गैप की कहानी को समझना होगा। जिसने गैप की कहानी को समझ लिया, एनर्जी बैंड डायग्राम समझ लिया। अब आइए, चलिए सर इसको समझाइए थोड़ा-सा। तो एग्ज़ैक्टली हम अगर आपसे पूछते हैं तो पहला कक्षा में एनर्जी सबसे कम होता है, दूसरी कक्षा में उससे ज़्यादा, तीसरी कक्षा में ज़्यादा, जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे एनर्जी ज़्यादा होते जाएगा। यानी जितनी ऊपर की कक्षाएँ हैं उसमें उसके पहले वाले कक्षा से ऊर्जा ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग इसको समझाने के लिए एक ग्राफ ग्राफ जैसा एक लाइन बनाते हैं, वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन एनर्जी को दिखाता है। ये बोलता है जैसे-जैसे ऊपर जाइएगा वैसे-वैसे आपका एनर्जी बढ़ेगा। अब आइए सुनिए, हम क्या किए, अंदर का जो पहला कक्षा है, इसको कैंची से काट दिए। कैंची से काटा नहीं जाता है, हमारे कहने के अनुसार बोले तुमको समझाने के लिए काट दिए, तो पता चला इसको एक धागा जैसा सीधा रेखा बन गया। काटिएगा तो धागा नहीं बनेगा जी, सर्कल को काटिए एकदम। तो इसमें क्या हुआ कि मैं यहाँ पर एक छोटा-सा इसी तरीके का बॉक्स बना दिया। देख लीजिए, यहाँ एकदम छोटा-सा बॉक्स बना दिया। इसका नाम दे देंगे बैंड, ठीक है? ये पहला कक्षा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक? और ये फुल फिल है, पूरी तरीके से भरा है, फुल फिल, बाद में इसका नाम भी बताएँगे फुल फिल। दूसरा कक्षा को भी इसी तरीके से काटा गया, लेकिन पहला और दूसरा के बीच में कुछ गैप दिख रहा है। हमें भी गैप की जानकारी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं गैप है और गैप यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है। ये सेकंड बैंड है, यस। थर्ड बैंड के पास पहुंचे तो इतना ही गैप फिर मिला और ये हमें थर्ड बैंड के रूप में मिला। फोर्थ बैंड के पास पहुंचे तो फोर्थ बैंड में भी इतना ही गैप मिला, कुछ ऐसे मिला। फिफ्थ बैंड में पहुंचे तो यहाँ पर इस तरीके से मिला, इसका नाम होगा फिफ्थ बैंड। तो फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, फिफ्थ बैंड, इस तरीके से बैंड के स्ट्रक्चर को, किसी भी तत्व के बैंड के स्ट्रक्चर को ऐसे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। कक्षाओं के अनुसार जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊर्जा का स्तर बढ़ते चला जाएगा। यस करेक्ट, उतना ऊर्जा का स्तर बढ़ते चला जाएगा। चलिए मैंने सबका कमेंट पढ़ लिया है, एक बार जिसका इसका कमेंट है सबको पढ़ के सुनाऊंगा अच्छे से, पहले आप इसको देख ले। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम है। पेशेंसली सुनना है, बोला 15 मिनट पर सुनेंगे, 15 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन याद करा दूंगा। अभी हम क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं है, बस अभी हम पीछे चल रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा बताइए पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे सर। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था सर। आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इसके अंदर, लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। दूसरा कक्षा में आपके पास 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन था सर। और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है सर। चौथा, पांचवा कक्षा खाली है। यस करेक्ट। तो पहली कक्षा का नाम होगा फुल फिल बैंड। अरे क्या नाम बोला मैंने?
फुलफिल बैंड, पूरी तरीके से भरा हुआ बैंड। बैंड माने पट्टी होता है, पट्टी, पट्टी, पट्टी जिसके अंदर कुछ और उसका एक क्षेत्रफल होगा, उसको पट्टी बोलेंगे, तो उसका नाम हो गया फुलफिल बैंड। इसका भी नाम हो जाएगा फुलफिल बैंड, फुलफिल बैंड। ठीक है, और सुनो, ये देखिए, इसका नाम फुलफिल नहीं होगा, यहीं पर बात आके रुकेगी। इसका नाम होगा वैलेंस बैंड। इसका नाम वैलेंस बैंड क्यों पड़ा? अगर हम आपसे पूछें तो आप तुरंत जवाब देना, अच्छा सर, क्योंकि इस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए वैलेंस बैंड होगा। अब एक लड़का क्या याद कर लिया जानते हो? तीसरा कक्षा को वैलेंस बैंड। अरे नहीं नहीं, जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड होगा, और उसके ऊपर की कक्षा जितनी भी होगी सब खाली होगी, और इन सब बैंड को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है, यस। तो हम लोग के पास दो तरह के बैंड नजर आए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैसा बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैलेंस बैंड जिसमें जो बैंड खाली होता है उसको हम लोग, ठीक है, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो दो पॉइंट यहाँ क्लियर। आगे सुनिएगा, इन दोनों बैंड के, किन्हीं भी दो बैंड के बीच में कुछ गैप पाया जाता है, यस सर, और इस गैप को नाम देते हैं एनर्जी गैप। क्या नाम देते हैं? एनर्जी गैप। इन सबको क्या नाम देते हैं बाबू? एनर्जी गैप। तो क्या एनर्जी गैप में ही होगा? अरे नहीं, यहां भी हो सकता है, नहीं यहां भी हो सकता है, नहीं यहां भी हो सकता है। हर जगह एनर्जी गैप बराबर होगा एक तत्व के लिए। अब कौन सा तत्व पढ़ रहे हैं ये तो बाद में पता चलेगा, वो तो हम लोग अभी नहीं जानते हैं। हम तो एग्जांपल ले लिए सोडियम का, क्या इनका गैप इतना होता भी है कि नहीं होता है, वो साइंटिस्ट बताएगा हम लोगों को, उसके एक्सपेरिमेंट बताएंगे। लेकिन फिलहाल मान के चल रहे, चलो गैप है, और इस गैप का नाम है एनर्जी गैप। अब सुनिए, पूरे एनर्जी बैंड डायग्राम में इतने परिवार के लोग पाए जाते हैं, फुलफिल बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप। फिर से सुनो, फुलफिल बैंड, फुलफिल बैंड, फुलफिल बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप। इतना सारा परिवार का मेंबर लोग है किसमें? एनर्जी बैंड डायग्राम में। अब देखो, तुम्हारे परिवार में ढेर सारे लोग हैं, जो ज्यादा काम करता है उसका नाम या उसको ज्यादा घर में पूछ होता है, यस। यहाँ पर देखिए, फुलफिल बैंड और फुलफिल बैंड, पूरी तरीके से भरा हुआ बैंड कहीं काम का नहीं है, मतलब उसका जरूरत ही नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। भाई तुम तो फुलफिल हो, तुम तो हिलेगे डुलोगे नहीं, तो तुमको हम काहे के लिए। इसलिए जब भी पढ़ाया जाता है तो फुलफिल बैंड को बोला जाता है, भाई तुम यहीं पर रहो, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किताबों में इसके ऊपर की पढ़ाई हमें दिखाई जाती है, इसके नीचे की पढ़ाई हमें दिखाई नहीं जाती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अरे भाई छोड़ो ना, तुम तो फुलफिल हो, तुम तो हिलोगे डुलोगे नहीं, तो हम तुमको बार बार क्यों दिखाएं। इसलिए हमारा जरूरत वैलेंस बैंड से शुरू होता है। इसलिए जितने भी किताबों में आप देखेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप का आपको यहाँ पर नजर आएगा, यानी वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड। यस, करेक्ट, इन्हीं पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बता देता हूं, ठीक है, indianrailway.com, भारतीय सर, आप ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। मैं बता देता हूं, ठीक है। आप पहले एक टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद मैं बता देता हूं, ठीक। नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे, ठीक। क्वेश्चन है कि सर बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और, ठीक है, एनर्जी गैप, और इसी की पूरी कहानी अब पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग का टॉपिक शुरू होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी तक एनर्जी बैंड डायग्राम हमने शुरू नहीं किया था, ठीक है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम अगर मैं शुरू करूं तो बहुत अच्छे से आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या चीज है, और ठीक है, कैसे काम करता है। ये अब शुरू करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। चलिए, अब इस दुनिया में कहानी आगे की बात आती है। इस डायग्राम को समझने के बाद हम लोगों को ये निश्चित करना पड़ा कि बताओ भाई, ये कलम कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पूछूंगा, आपका अंगुली टाइपिंग में जाएगा और बोलेंगे सर कलम तो प्लास्टिक का बना होगा, ये इंसुलेटर है। यदि लोहा का बना होगा तो कंडक्टर है। हम आपकी बात मान लेंगे और बोलेंगे हाँ आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर है, कलम इंसुलेटर क्यों है? अगर ये इंसुलेटर है तो इंसुलेटर क्यों है? तो तुम जवाब दोगे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है? फिर बोलोगे सर ये इंसुलेटर है।
फिर बोलेंगे इंसुलेटर क्यों है, तो बोलेंगे धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी गोल 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 हम ही को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, एगो क्वेश्चन का जवाब वही होगा, फिर उसका क्वेश्चन का जवाब इसे होगा। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, ये इंसुलेटर क्यों है, तो बोले करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो क्यों नहीं करता है, तो बोले इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, फिर प्रॉब्लम आके रुक गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब बोला, हम पूछे फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, तब रुक गया, अब जवाब आगे नहीं सोच रहे हैं। और यही कहानी शुरू होती है, यानी किसी भी तत्व कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, इसकी जानकारी देने वाला जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी बैंड डायग्राम। यानी एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से, सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से, एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर साबित कर सकते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से हम किसी भी तत्व को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर साबित कर सकते हैं। उसका डायग्राम अगर हमें पता है तो हम तुरंत बता देंगे कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। तो सर आप कैसे बता दीजिएगा, ये बता दीजिए। बाबू indianrailway.com ऐसे नहीं बोलते हैं बाबू, ऐसा नहीं बोलते हैं। जिस तरह के लैंग्वेजेस का प्रयोग करें ऐसा नहीं कीजिए, इंजीनियर है ना आप लोग, अगर ऐसी बोलिएगा तो फिर क्या बोलते हैं, क्या बोले, इस तरीके से बोलिएगा तो बताइए, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को फीवर भी है और मेरे को हेडेक भी है। मैं फिर भी क्लास, आपका एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आवाज़ में नरमी होगी, इसलिए आप मेरे आपसे पहले ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ में आज नरमी ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी वायरल हो चुका है हमको, तो थोड़ा मेरा जो बीच-बीच में सड़कने वाला आएगा उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं पहले ही माफ़ी माँग चुका हूँ इसके लिए, ठीक है? वो आज ऐसा हो गया है, ठीक है? हुँ, तो अब आते हैं कहानी हम लोग के पास, ठीक है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप, इन्हीं की कहानी अब पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग के पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो सुनिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा, ठीक है? डिफाइन, क्वेश्चन को सुनिए, डिफाइन कंडक्टर, डिफाइन कंडक्टर, semiconductor and insulator with the help of with the help of एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर यही क्वेश्चन नहीं छपा तो बोल देना, एकदम एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मैच कर जाएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम, पहला क्वेश्चन को सुनो, डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली सेम वर्ड के साथ आपका मैच कर जाएगा, एग्जैक्ट सेम वर्ड के साथ। ठीक है, एकदम एग्जाम में देने का तरीका यही है और ऐसे ही देगा। कंडक्टर को परिभाषित कीजिए लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से कीजिए, या इंसुलेटर को परिभाषित कीजिए एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से कीजिए, या ठीक है इंसुलेटर को परिभाषित कीजिए एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से कीजिए। चलते हैं इन तीनों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको आज इंसुलेटर के बारे में बताने वाला हूं। इसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा इंसुलेटर के बारे में। यदि मैं इंसुलेटर लेता हूं तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और इस डायग्राम के बारे में कुछ लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी। इसके नीचे कुछ डायग्राम पीछे के पेज में चलते हैं और उस डायग्राम को किसको किसको छोड़ेंगे उसको मैं बताता हूं। इस डायग्राम में मैं फुल फिल बैंड को कभी नहीं दिखाने वाला, कि जरूरत ही नहीं है, उसके फुल फिल बैंड के इलेक्ट्रॉन हिलेंगे डुलेंगे ही नहीं, उतना एनर्जी ही नहीं है हमारे पास कि हम उससे इलेक्ट्रॉन को जाके छुएं। जो भी इलेक्ट्रॉन उछल कूद करेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उछल कूद करेगा। इसलिए हमें 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 सिर्फ यहाँ सबसे पहले एक बैंड दिखाना होगा। उस बैंड का नाम रखेंगे, यहाँ एक बैंड दिखाना होगा, इसका नाम होगा वैलेंस बैंड। क्या नाम होगा? वैलेंस बैंड। ठीक, और बीच में गैप दिखाना होगा और यहाँ ऊपर में एक बैंड और बनाएंगे, इस बैंड का नाम होगा कंडक्शन बैंड। ठीक, बीच में जो गैप दिख रहा है इसे हम लोग ईजी से डिनोट करते हैं। ईजी, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप, या कहीं कहीं फॉरबिडन 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 एनर्जी गैप कहा जाता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। गैप या एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलो या एनर्जी गैप बोलो, बोथ आर सेम।
तो दोनों के बीच में कुछ गैपिंग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यस सर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ढेर सारे एटम्स होंगे तो ढेर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो सोडियम है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, या कोई और होगा तो उसके पास 4 या 3 या 2 ऐसे हो सकता है। तो इसी तरीके से ढेर सारे यहाँ पर होंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। यदि इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा दिया जाए तो कंडक्टर बन जाएगा। सुनिए सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा देना है। तो अब बताइए, तो यहाँ पर बताइए, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वैलेंस बैंड इज, ठीक है, पार्शियली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड। यस, पता चला। वैलेंस बैंड जो है भरा हुआ रहता है, पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड। और कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ठीक है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। तीसरा पॉइंट सुनिएगा, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, ईजी फॉर, ठीक है, इंसुलेटर इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर जाओ, यहाँ जो एनर्जी गैप होगा ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम को इंसुलेटर के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर अगर इन दोनों का गैप होगा तो हम लोग इसको इंसुलेटर के कैटेगरी में रखेंगे। मतलब ई इलेक्ट्रॉनों को ऊपर भेजने के लिए इसको यहाँ भेजने के लिए हमको कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना होगा। अच्छा ठीक है सर, हम दे दिए, इलेक्ट्रॉन चल गया तो क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो यह कंडक्टर बन जाता है। क्या बोले, सुना? अगर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो ये कंडक्टर बन जाएगा। तो एक लड़का बोला हम करवाइबे करेंगे, हम यहाँ इसको भेजिए देंगे। एनर्जी दिया, देखो सुनो, एनर्जी टेम्परेचर के रूप में दिया, गर्मी दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इलेक्ट्रॉन कूदा यहाँ से जाके वापस आ गया। फिर 20 दिया, यहाँ कूदा वापस आ गया। 30 दिया, यहाँ कूदा वापस आ गया। ऐसे करते करते 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिया, तो यहाँ जाके कूदा फिर वापस आ गया। 100 दिया, यहाँ जाके कूदा। 110 दिया, एकदम बॉर्डर लाइन पे गया, फिर टच होके वापस आ गया, लेकिन उस कक्षा में नहीं गया। जैसे ही अब जब दे रहे थे तो अचानक पता चला इसमें आग लग गया, धुआं लग गया, मतलब ये जल गया, राख हो गया। तब तो राखी हो गया, तब इसकी अस्तित्व ही खत्म बाद में। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं चढ़ा। एक बात होता है ना, रस्ती जल गया लेकिन बल नहीं गया, वही वाला बात है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन उसके पहले ही ये पूरा मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से उस कक्षा में नहीं पहुंचता है। नाक रगड़ लीजिए, नाक टूट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर के बीच में एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। तो अब आप बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफाइन कंडक्टर, या ठीक है तीनों के बीच में अंतर करने आएगा, तो पहले आप इंसुलेटर लिख लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। फिर हम आपको बताएंगे कंडक्टर के बारे में, तीनों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोटो के साथ। तो यहाँ पर फिर से उसी तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे, एकदम सेम उसी लाइन में, और आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है वैलेंस बैंड। और यहाँ एक गैप देते हैं, यहाँ गैप देते हैं, यहाँ देखिए, और ये गैप आप देखिए कम दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है, इससे थोड़ा कम दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ गैप को अब मैंने कुछ कम कर दिया है, आप देख रहे होंगे उसमें का गैप और इसमें का गैप एकदम घट गया है। यस सर, यही गैप कम हो गया। ये गैप जो हो गया इसको ईजी कहते हैं, और ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो गया। ईजी का मान, ठीक है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर जाओ, सेमीकंडक्टर के लिए गैप का मान 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लगभग 25 डिग्री में आता है। 25 डिग्री दुनिया का एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। अभी जो मेरे घर में टेम्परेचर गर्मी लग रही है, ये टेम्परेचर लगभग 32-33 होगा। ठीक है, तो उससे कम ही बोल रहा है, तो उतना में तो कोई आदमी नहीं जलता है, ना लकड़ी जलता है, ना कोई सामान जलता है, नहीं जलेगा। इसका मतलब इसमें खतरा नहीं है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, देख लीजिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सब है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से छलांग लगवा कर यहाँ भेज दिया जाएगा। इसका मतलब कितना टेम्परेचर देने पे?
ये 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन इस बैंड में चला जाएगा, यानी कि कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टर बन जाएगा। तो याद करो, सेमीकंडक्टर पढ़े थे तुम लोग, तुम बोलते थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड देने पर वह उसका बंधन टूट जाता है, और वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, मतलब यहाँ 25 दोगे तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से उस कक्षा में चला गया। अब सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से गया वहां खाली जगह बनाता है, और जहां गया वो इलेक्ट्रॉन वहां फुल कर देता है। इसका मतलब इसमें वैकेंसी और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। वैकेंसी याद करो, सेमीकंडक्टर में वैकेंसी शब्द आया था, और अच्छे से ध्यान रखिएगा, वैकेंसी बहुत बार पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, मतलब जानकारी के लिए रखिए कि वैकेंसी क्या होता है। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूदकर कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में अपना एक खाली जगह छोड़ के जाता है, इस खाली जगह को वैकेंसी कहते हैं। यस, ये वैकेंसी हुआ, ठीक है। और याद करो, होल इसी का नाम दिए थे, तो बहुत बार पूछता है होल कहाँ से आया, होल कहाँ से आया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से छोड़ा है, उस जगह को हम लोग होल बोलते हैं। तो यहाँ पर करंट तो फ्लो कर गया, यस सर करंट फ्लो कर गया। इसमें भी देखो, वैलेंस बैंड क्या था, वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। सुनो, और दूसरा सुनो, कंडक्शन बैंड इज इम्पिटी, कंडक्शन बैंड इज इम्पिटी, ठीक है। अगला सुनो, नेक्स्ट, ठीक है। इजी फॉर इजी, इजी माने एनर्जी गैप, इजी फॉर, ठीक है, सेमी कंडक्टर इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया सेमी कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। तीसरा एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कंडक्टर। जब हम इसी तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्टर के लिए स्टडी करने लगे, तब कंडक्टर क्या बोलता है, बोला भाई मेरा भी डायग्राम बना लो। हम बोले एकदम बनाएंगे। ऐसे बनाए, ध्यान से सुनिएगा, इसका डायग्राम देखिएगा, फिर हम आप लोगों का डाउट लेंगे और समझाएंगे। इसका डायग्राम यहाँ देखे तो ये देखिए, गुलाबी कलर से मैंने बनाया। फिर एक और कलर ले रहे हैं हम, पीला कलर, पीला नहीं लेंगे, ले लेते हैं थोड़ा ब्लू कलर ले लेते हैं। दूसरा लिए, ये देखिए कंडक्शन बैंड है। अब अगर गौर से देख रहे होंगे तो गुलाबी ये वाला को कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं, और गुलाबी कलर वाला जो आपके पास दिख रहा है वो वैलेंस बैंड है। यस, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, कौन सा ऐसा, ठीक है, मटेरियल है जिसका एनर्जी गैप यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है, तो कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और, ठीक है, कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ कोई गैप नहीं पाया जाता है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जा रहा है, मैं सब इलेक्ट्रॉन से पूछूंगा तुम किस बैंड में हो, तो बोला हम लोग तो सर वैलेंस बैंड में हैं। हम ये लोग इलेक्ट्रॉन से पूछे तुम किस बैंड में हो, तो बोला हम तो सर कंडक्शन बैंड में हैं। हम पूछे तुम कंडक्शन बैंड में हो कि वैलेंस बैंड में हो, ठीक है। अगर तुम बॉर्डर दिखा रहे हो, बॉर्डर लाइन समझते हो ना, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर के बीच में खड़ा हो तो तुम पाकिस्तान में हो कि भारत में हो, तो तुम बता नहीं पाओगे एग्जैक्टली तुम बॉर्डर में हो। एग्जैक्टली इन दोनों के गैप के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है। इसका मतलब, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने का जरूरत, झंझट खत्म हो गया। इसलिए इसमें थोड़ा सा भी वोल्टेज दे दोगे ना, एक करंट फ्लो करने लगता है। थोड़ा सा भी वोल्टेज दे दोगे, करंट फ्लो करने लगता है। यस, थोड़ा सा भी वोल्टेज दे दोगे, एकदम करंट फ्लो करने लगेगा। इसको हम लोग कहेंगे कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। पहला पॉइंट, क्या वैलेंस बैंड भरा हुआ था, पार्शियली भरा हुआ था। वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, पार्शियली माने पूरी नहीं है, पार्शियली माने कुछ भरा हुआ है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। और तीसरा, नो एनर्जी गैप, नो इजी, ठीक है, नो इजी हियर, हियर VB, VB VB एंड CB देख लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, दिखाई तो देना चाहिए, नहीं दिखाई देगा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ, तीसरा नंबर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नो इजी, ठीक है, हियर, हियर VB एंड CB आर, VB एंड CB आर ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवरलैप्ड, ठीक है। इस तरीके से आपके पास तीनों बैंड आपके सामने रहे। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है, सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच में अंतर स्पष्ट करें एनर्जी बैंड डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। डिफरेंशिएट कंडक्टर, इंसुलेटर
एंड सेमीकंडक्टर बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। या यहां पर डिफरेंशिएट शब्द ना लगा के डिफाइन शब्द कर देगा कि परिभाषित करें कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये हो गया आंसर इसका। लेकिन इसी में एक बच्चे ने फर्मी लेवल के बारे में बात पूछा था हमसे कि सर ये फर्मी लेवल होता क्या है। फर्मी लेवल बहुत सारा ऐसा नाम सुनने को मिला, लेकिन मैंने अपने लेक्चर में कहीं नहीं बताया कि फर्मी लेवल नाम का कोई चीज होता है। लेकिन नहीं, फर्मी लेवल तो होता है। यस, तो सुन लिए फर्मी लेवल कहाँ होता है और क्या होता है। फर्मी लेवल तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एकदम खाली स्थान होता है। ये विलुप्त अवस्थाएं होती हैं, यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एकदम 0% है। नहीं पाया जाएगा। कहाँ नहीं पाया जाएगा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। यस, तो साइंटिस्ट लोग का कहना क्या था कि एगो बात बताइए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, इसमें बीचे में एगो इमेजिनरी रेखा खींच दीजिए। हम बोले कौची करेंगे रेखा का? हम बोले खींचिए। तो इसलिए एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एक इमेजिनरी, तो हिंदी में काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। और इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग यहाँ पर फर्मी लेवल कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछता है फर्मी लेवल कहाँ पाया जाता है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फर्मी लेवल पाया जाता है। ये एक लेवल है, सिर्फ इमेजिन किया गया है कि एक लेवल है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को बराबर बराबर डिवाइड करता है। यहाँ तक मैं रुकूंगा और आपके एक एक करके कमेंट्स लूंगा, और आप इसमें से क्या क्या बातें बोलते हैं वो सुनूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विशल, गुड इवनिंग सर। बफरिंग जैसा हो रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा है? बफरिंग हो रहा है? चेक कीजिए तो थोड़ा साउंड में चाहे पिक्चर में। मैं यहाँ पर अपने टैब लगा के रखा हूँ आज देखने के लिए कि एग्जैक्टली बफरिंग होता है नहीं होता है। किसी को कुछ ऐसा इशू आ रहा है, बताएं। नो सर। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसका नाम है डिफाइन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अच्छा चलिए ठीक है विशाल जी, हो गया। वो होता है, 2-3 मिनट लगते हैं सेटलमेंट के लिए और फिर हो जाता है। एकदम सही। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड आपके पास और है, जो आप पूछना चाहते हैं? होता था सर। कोई ऐसा क्वेश्चन जो एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड आपको पूछना है एक बार? देखिए, जो बातें आप जानते हैं या यही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा एकदम। और एनर्जी बैंड डायग्राम से कोई दूसरा क्वेश्चन देने की संभावना ही नहीं है और होता भी नहीं है। एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, और यही क्वेश्चन आपको देगा। एकदम ऐसे ही लिखेंगे आप। 3 गो खाना बनाएंगे, 3 गो खाना, खाने वाला नहीं, खाना ब्लॉक वाला खाना, ऐसे। और ऐसा फोटो बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे पॉइंट वाइज करके। 3-3 गो पॉइंट मैंने मेंशन किया है। अब चौथा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि एग्जाम्पल इंसुलेटर का 2 गो दे दीजिए। लकड़ी, पत्थर, ये सब जो है इंसुलेटर आता है। और यहाँ पर दे दीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ है कंडक्टर, तो सोना, चांदी, तांबा सब ले सकते हो इसमें। तो बस यही अंतर आपको मेंशन करना है इसी तरीके से। कलर कोड वाला बता दीजिए। देखो बच्चा, एगो बात बता रहा हूँ, कलर कोड दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। 5-10 मिनट दे दूंगा, लेकिन एक नंबर आता है, आने की संभावना भी उसमें नहीं है। फिर भी मैं जाते जाते कलर कोड पढ़ा दूंगा, आज पढ़ लेना। ऐसा कुछ नहीं है कलर कोड कि हम बहुत जल्दी, बहुत मतलब नहीं सकेंगे। मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, आराम से सीख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आ,
यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे निकलें, इससे आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये था एनर्जी बैंड डायग्राम। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एनर्जी बैंड डायग्राम को समझा देते, तो एनर्जी बैंड डायग्राम को बहुत अच्छे से, जिनको जिनको एनर्जी बैंड डायग्राम का लिखा हुआ नोट चाहिए, अभी मेरे को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा देता हूँ। राकेश भैया इसको ट्रांसफर कर देंगे आपके ग्रुप में। जो जो ग्रुप में है उनको राकेश भैया ट्रांसफर कर देंगे। उसमें ढेर सारा नोट्स होगा, लेकिन उसके पहले 3-4 पन्ने को पढ़िएगा तो बेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए आप उसी उसमें से 3-4 पन्ना, पहला 3-4 पन्ना, ठीक है। हम राकेश को मैसेज कर दे रहे हैं, राकेश जी सभी के ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। मैसेज लिख दे रहा हूं, राकेश भैया इसको ग्रुप बी में डाल दीजिए, इस नोट्स को ग्रुप बी में डाल दीजिए, ठीक है। मैंने अभी बोल दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरे को आपका लिखा हुआ नोट्स या आपका पढ़ाया हुआ नोट्स वाला चाहिए लिखा हुआ, तो आपके पास अभी जा रहा है, उससे लिख सकते हैं। शुरुआत के 4 पन्ने लिखेंगे, 5 पन्ने में एनर्जी बैंड डायग्राम ही है। तो इस तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम का एक टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, आते हैं। अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक लें बताएं। इसी के आगे बढ़ें, इसमें एक रेक्टिफायर है वो पढ़ें, डायोड पढ़ लें, या सेमीकंडक्टर के बारे में बताएं, या लेजर के बारे में बताएं। देखते हैं कौन क्या मैसेज करता है, ठीक है। पूरा लेजर बता दीजिए, एक ने लिख दिया है। यही लिख सकते हैं एग्जाम, एकदम लिख सकते हैं विशाल जी, एकदम सेम। अच्छा, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जैक्टली ये तो ये एक ह्यूमन नेचर है जो कि कंफ्यूजन आएगा ही। तो एग्जैक्टली इसका तरीका है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस, ऐसा कोई दवाई नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होगा। अरे कंफ्यूज होना नहीं है, एग्जैक्टली क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, एकदम नहीं कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। और वह पढ़ते हैं लेजर प्लीज, पंपिंग मेथड एकदम बता देंगे, ठीक है। यही लिख सकते हैं एकदम पूरा पूरा लेजर बता दीजिए प्लीज, एकदम पढ़ा देंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से बता दीजिए। देखिए बच्चा, मैं आपको 2-4 बातें बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे जो इतना भाग रहे हैं, इसको देख के मैं हंस रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ। अभी मैं सीनियर बैच का एग्जाम हुआ, मैं 5th इलेक्ट्रिकल 5th इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्टिव हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हूँ। तो उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, बोला कि आप पढ़ लेना, ठीक है। फाइनली बच्चे लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे से क्वेश्चन दिलवाया था, ठीक है। तो फिर फाइनली बोला कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। मैंने क्वेश्चन तो दे दिया, क्वेश्चन लड़ा भी, ठीक है। एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना, सर के दिए गए एक्सपीरियंस के आधार पे क्वेश्चन लड़ने की बात करते हैं। मैं अब क्वेश्चन देने से डरता क्यों हूँ वो सुनिए। मैं 1 साल मैंने क्वेश्चन सेट किया था और ट्रिपल ई के लगभग 20% या 30% ही मैच किए थे। ये कभी दूसरे जगह की बात नहीं है, ये 2021 या 2022 की बात है, ठीक है। उस दिन मेरे को ये एहसास हुआ कि मैं बच्चे के साथ धोखा कर रहा हूँ। इस बात के लिए मैं क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन दे दूँ, या मैं अगर मैं मेरे को एहसास नहीं था उस दिन, मेरा ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोचिंग वाले का गेस नहीं लड़ा था, ठीक है। ये नहीं कि मैं दूसरे का नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो क्या थे नहीं थे, लेकिन मैं अपना बोल रहा हूँ, मेरा नहीं लड़ा था। 20% क्वेश्चन लड़े थे, 80% क्वेश्चन नहीं लड़े थे। तो बच्चे लोग को खराब लगा था कि भारती सर का गेस नहीं आता है, ठीक है। ऐसा सुनने को भी मिलता होगा, लेकिन ठीक है, एग्जैक्टली इसी से सीख मिली कि नहीं, बच्चे को प्रमोट करना चाहिए कि वो होल सिलेबस को स्टडी करे। फिर भी वीडियोस पहले के बनी हुई थी, मैंने आपके ट्रांसफ़र कर दिए। अब गेस क्वेश्चन बनाने से बेहतर है मैं आपको बोलूँ पूरा पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं गेस क्वेश्चन से पीछे हट रहा हूँ, गेस क्वेश्चन देने से हट रहा हूँ। हाँ, गेस क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुम हमको माथे पे चढ़ा लोगे, हाँ सर बहुत अच्छे हैं। अगर नहीं आएगा तो उसमें प्रॉब्लम करोगे। इसलिए गेस क्वेश्चन से देखते हो सारे टीचर्स दूर भागते हैं, क्योंकि गेस क्वेश्चन आपको बस बाउंडेड कर देता है। और मैं एक हिंट कर दिया गेस क्वेश्चन के लिए। प्रीवियस ईयर में 3 साल में जो क्वेश्चन आया है, अगर जिस बच्चे ने इस 3 साल के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, उनके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बोल रहा हूं, अपने बलबूते पे बोल रहा हूं। मैथ्स में भी यही हुआ, फिजिक्स में भी यही होगा, और आने वाले जितने सब्जेक्ट है उसमें भी यही होगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी चाबी आपको मिल चुकी है। हाँ,
अब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं वो हमसे पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इतनी ही बात बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों का डिमांड लेजर का है, इसलिए लेजर पे बात करते हैं स्टार्टिंग से। लेजर में कुल मिला के 40 मिनट लगेंगे। कैलकुलेटेड टाइम है। मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से पता है कि किसमें कितना समय देना होता है, कितना कितना समय लगेगा। अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो मैं 40 से 45 मिनट समय लूंगा कुछ आधे लेजर समझने के लिए, आधे, पूरे नहीं। यानी कि मैं लेजर के टाइप्स ना जाओ के लेजर को पूरा समझने के लिए आपको 40 मिनट का समय देना होगा, जिसमें कि मैं हर एक लेजर के टॉपिक को समझा दूंगा। और 40 मिनट के इस लेक्चर में मैं आपको 6 नंबर कंफर्म करूंगा, जिसमें 6 नंबर एकदम आना ही आना है। ठीक। और टाइप्स ऑफ लेजर में 3 तरह के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, हीलियम नियॉन लेजर और ठीक है रूबी लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। इसमें भी मैं बता दूंगा किन दो को पढ़ के जाइएगा, किसको पढ़ के नहीं जाइएगा, वो आपको भी मैं लास्ट में बताऊंगा और उसी को पढ़ के जाना है। आते हैं लेजर पे। लेजर, जैसा कि आज सुबह सुबह इस पे हम लोग बात कर चुके थे, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देख लीजिए इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं एक बार। लाइट, इसमें एक शब्द आया लाइट, एक शब्द आएगा एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक शब्द आया सर लेजर क्या है? ठीक है, लेजर कुछ है नहीं, अल्फाबेट से मिल करके एक बना हुआ शब्द, अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ शब्द, यदि इसको एलोंगेट किया जाए तो इतने सारे शब्दों को मिला। यानी सबसे पहला शब्द आता है प्रकाश। इससे एक बात क्लियर हो गया, लेजर एक प्रकार का प्रकाश है। ठीक है, लेजर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, कौन सी एनर्जी, क्वेश्चन पूछ सकता है। लेजर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेजर इज अ टाइप ऑफ विंड एनर्जी, लेजर इज अ टाइप ऑफ लाइट एनर्जी। आंसर होगा लाइट एनर्जी। लेजर जो है लाइट एनर्जी का प्रकार है। सर क्वेश्चन देखिए ना प्लीज, क्या है? डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी एंड पिच ऑफ म्यूजिकल साउंड? इसका एक बार लास्ट बार बता दीजिए प्लीज आरती कुमारी जी। ठीक है बच्चा, ठीक है। म्यूजिकल साउंड और नॉइज में, ठीक है, मैं आपको एकदम बता देता हूँ बहुत आसानी से, अच्छे से, ठीक है। अच्छा, 3 ईयर का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? क्या बात कर रहा है यार। ठीक है, मेरे पास भी है, टाइप भी किया गया है, मैं कुछ सेट बना के दिया था, सेट भी है, ठीक है, और उसी को मैं करवा भी रहा हूँ। ठीक, आपके पास जो क्वेश्चन सुबह में इब्रार सर करा रहे थे, उसी का क्वेश्चन करा रहे थे जो प्रीवियस ईयर का था। जिनको जिनको 3 साल के क्वेश्चन चाहिए वो अभी ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, और जिनको नहीं मिलेगा मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना अभी। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ये देख रहे हो टिंग 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 कर रहा है कंटिन्यूअसली। एग्जैक्टली वो मैसेज ही है, हर 1 सेकंड पे एक मैसेज आ जाता है। तो इस तरीके से मैसेज का मैं जितना रिप्लाई दे पाता हूँ, किसी को छूट जाएगा तो क्षमा चाहूंगा, दोबारा कर लेना। एकदम मैसेजेस कंटिन्यू रहते हैं मेरे मोबाइल में, तो प्लीज, ठीक है, मैं आपको बोले, देखो जितनी बार टिंग करेगा मतलब मैसेज आ रहा हो। अब मैं उसको नोटिफिकेशन ऑफ करना भूल गया, या थोड़ा उधर नहीं जा रहा हूँ अभी। अभी आते हैं टॉपिक पे। लाइट, लेजर एक प्रकार का लाइट है। लाइट, लाइट, सुनिए लाइट, तो ये लाइट इसी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो घर में लगा हुआ है। हाँ यार, इसी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस लाइट को कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ध्यान से सुनेंगे, ऑर्डिनरी लाइट। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड द लेजर लाइट। क्या बोला? राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड द लेजर लाइट। ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट के बीच में अंतर बताओ। 2 अंतर बोल रहा हूं, सुनिएगा, 2 नहीं 3 अंतर बोलूंगा। पहला अंतर, ऑर्डिनरी लाइट का दिशा चारों दिशाओं में चलता है, यानी ये ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑर्डिनरी लाइट चारों दिशाओं में चलता है, लेजर लाइट एक दिशा में चलता है, वन डायरेक्शन। पहला क्लियर? ऑर्डिनरी लाइट में ढेर सारे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज होते हैं, लेकिन लेजर लाइट में एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट, और एक क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट में ढेर सारे होता है, और बस इतना ही।
हाँ, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है और लेजर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये 3 अंतर को आपको ध्यान रखना है और लास्ट में एक मेंशन कर देना ऑर्डिनरी लाइट के बारे में। घर का जो बल्ब है ये ऑर्डिनरी लाइट है। लेजर लाइट पर्टिकुलर कुछ जगहों पर यूज होता है, हर जगह गली कुची में नहीं मिलता है। एकदम उसके लिए एक डिवाइस बनता है और कुछ खास मकसद के लिए लेजर बनाया जाता है, कुछ खास काम के लिए बनाया जाता है। बहुत महंगा मिलता है लेजर, लेजर बनता भी महंगा है, काम में भी खास जगहों पे होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने अभी जो सुना इसको एक बार नोट कर लीजिए एकदम बहुत अच्छे से। लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट के बीच में डिफरेंस मैंने बताया। आइए लाइट से समझ में आ गया। लाइट, इस लाइट को समझते हैं थोड़ा। इस लाइट को समझने के लिए किसी भी एटम में, एटम के लिए लिया जाता है लाइट एनर्जी देने पे। तो एटम के बारे में आइए। एटम जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जस्ट एनर्जी बैंड डायग्राम, तो आपको बता रहे थे कि देखो ये ठीक है कक्षा है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये वैलेंस बैंड हुआ और इसके ऊपर की कक्षा खाली होती है, या इसके ऊपर और भी कक्षाएं होंगी वो भी खाली होंगी। तो इन्हीं दोनों की कहानी यहाँ पर होती है। इस कहानी का नाम, इस बैंड का नाम E1 है, या कहीं कहीं इसको लोअर एनर्जी लेवल कहा जाता है। लोअर एनर्जी लेवल कहा जाता है, लोअर एनर्जी लेवल कहा जाता है, या कहीं कहीं इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। और इसको हायर एनर्जी लेवल कहा जाता है, हायर एनर्जी लेवल कहा जाता है, हायर एनर्जी लेवल कहा जाता है, या ठीक है एक्साइटेड स्टेट भी नाम है, एक्साइटेड स्टेट भी नाम दिया जाता है। और इसको हम लोग E2 के नाम से जानते हैं। यस, ये किसी भी तत्व में नॉर्मली ऐसे ही घूमते रहता है। अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। भाई निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन सोचो ना, अभी तुम क्या करते हो? तुम नॉर्मल हो, एकदम नॉर्मल इंसान है सर। कॉलेज जाते हैं, घर आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, घर आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। डेली यही होता है। हाँ यही होता है सर। लेकिन एक दिन कॉलेज जाते जाते अचानक रास्ता में 500 रुपया मिल जाए। मुस्कुराने लगा देखो, 500 रुपया का बात की और मुस्कुरा रहा है। तो 500 रुपया मिल जाए तब का होगा? अरे सर तब तो कौन रुकने वाला, कॉलेज कौन जाएगा, सीधे होटल। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में उपस्थित है और यहाँ पर हम बाहर से एनर्जी देते हैं, क्या क्या देते हैं बाबू? एनर्जी देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाता है, नीचे से ऊपर चला जाता है। ध्यान से सुनेंगे, निचली कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं और यह इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की कक्षा में चला जाता है। इस प्रोसेस का नाम है एम्प्लीफिकेशन। क्या नाम बोला? या एब्जॉर्प्शन। याद कर जाइए, एग्जाम में ये टर्म आ रहा है, एब्जॉर्प्शन या एम्प्लीफिकेशन किसे कहते हैं। तो हिंदी में नोट कर लो। जब कोई इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में पाया जाता है और उस निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा हम बाहर से देते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में चला जाता है। इस प्रोसेस को या इस क्रियाकलाप को हम एम्प्लीफिकेशन या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। याद रह गया? ठीक है। अब बताइए, एब्जॉर्प्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉनवा कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। यस सर, ऊपर पहुंच गया। कहानी, ये पहला कहानी शुरू होता है। पहला कहानी यहाँ पर मैंने बताया, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में होता है और इलेक्ट्रॉन उसको ऊर्जा देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में पहुंच जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन या एब्जॉर्प्शन। सर ऐसे लिखेंगे? यस ऐसे ही लिखेंगे, एकदम हिंदी में लिख के आ जाना है। एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के आना है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं या एम्प्लीफिकेशन किसे कहते हैं। अगली कहानी सुनते हैं। अब क्या हुआ, अब बताओ। हुआ ये कि सर निचले में, नीचे में इलेक्ट्रॉन था, ऊपरों इलेक्ट्रॉन चला गया है ना? अब ऊपर में इलेक्ट्रॉन है, ये E2 है और यहाँ E1 है। नीचे से ऊपर गया है ना इलेक्ट्रॉन? है सर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सुनिए। ऊपर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं रहता है, ये हमेशा के लिए इसमें नहीं रह सकता है, एकदम नहीं रह सकता है। वह इलेक्ट्रॉन को नीचे आना ही है, ठीक है।
और कितना देर रहेगा, तो इसका मान है 10 का पावर माइनस 10 सेकेंड। याद कर जाओ, ठीक है, इसे रिलैक्स टाइम बोलते हैं, ठीक है, याद करना 10 का पावर माइनस 10 सेकेंड है, और उतना समय के बाद खुद ब खुद नीचे कूद जाएगा वो कभी का एगो कहानी क्या सुनाए थे, आपको 500 रुपया मिला, आप होटल भाग गए, होटल उतने ही देर रुकिएगा जब तक तुम्हारे पॉकेट में वो 500 रुपया है। बिरयानी खाया, समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, 500 रुपया उड़ गया, 500 खत्म, तो होटलवा में कौची करोगे रुक के, वहां से भागना पड़बे करेगा। यस एग्जैक्टली, ठीक है, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इमिशन। याद कर जाओ, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमिशन। एब्जॉर्प्शन, निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाता है एब्जॉर्प्शन, निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाता है एब्जॉर्प्शन, और ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है, इसे इमिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इमिशन कहते हैं। लेकिन सर इमिशन एगो नहीं था, दूगो होता है इमिशन का प्रकार। कौन कौन, ये आएगा VVI, लिख दे रहे हैं, ये आया छपा, एकदम ये छपा हुआ क्वेश्चन है, इमिशन, ठीक है। इसका पहला इमिशन का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। पहला इमिशन का क्या नाम है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। दूसरा का नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो दो तरह के इमिशन होते हैं, एक का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक का नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है, वो लेजर नहीं बुआ, वो लेजर कहाँ होता, वो ठगे वाला लेजर होता है रे भाई वाह। वो लेजर लेजर ऐसे मेला में मिले लगेगा तो फिर लेजरवा बनाने वाला क्या करेगा बताओ। सर सेट भेज दीजिए, ग्रुप में भेजे थे, तुम लोग रखता नहीं है। रेक्टिफायर, फायर नहीं यार, ऐसे मत लिखो नीतीश जी, रेक्टिफायर में बता देता हूँ, आप वेट कर लो, ठीक। चलिए पहले इसको देख लो, हाँ ठीक है। बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे वो पहले जो जितना डांस करके पढ़ाता था ना, वैसे नहीं हो रहा है अभी, पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है, पता नहीं वायरल कहीं ना कहीं से किसी का लग गया, सॉरी। चलिए, एग्जैक्टली इमिशन दो तरह के हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन दो तरह के इमिशन होते हैं। सुनिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन, अगर इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाता है और ऊपर की कक्षा में अपना पूरा समय बिताता है, देन नीचे आता है, इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। जैसे सुनिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज इन, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, वाला लाइन ही शुरू करना, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज इन लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट एंड, ठीक है, एंड एक्सपेंड दियर ऑल रिलैक्स टाइम, ठीक है, या स्पेंट दियर ऑल रिलैक्स टाइम एंड कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, हम लोग जबरदस्ती नीचे भेजेंगे। अब देखिए, नीचे की कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, ऊपर पहुंचा, ये सही था, ऊपर से नीचे आना है, इसका समय है 10 का पावर माइनस 10 सेकेंड, लेकिन हम 10 का पावर माइनस 10 सेकेंड पहुंचने ही नहीं देंगे, उसके पहले बाहर से हम फोटोन दे देंगे या एनर्जी दे देंगे। क्या दे देंगे, फोटोन या एनर्जी, और ई इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती नीचे भेज देंगे, जबरदस्ती नीचे भेज देंगे, जाओ धक्का मार देंगे, छत से धक्का देते हैं वैसे, जबरदस्ती फोटोन एनर्जी देंगे ऊपर की कक्षा में, तो ठीक है नीचे आएगा। यहां सुनो, यहाँ कहानी क्या बोले थे, इसकी इसी के डेफिनेशन में ये डेफिनेशन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाता है और अपना पूरा ट्रांजिशन टाइम बिताता है, अपना रिलैक्स टाइम बिताता है, देन ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है, इसे स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की कक्षा में जाता है और एक्स्ट्रा फोटोन की मदद से अपने ट्रांजिशन टाइम को पूरा करने से पहले वह इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, इसे हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। क्या बोला, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। तो ये आ रहा है एग्जाम में,
एकदम आ रहा है। एमडीयू यूनिवर्सिटी का सेकंड सेम का पढ़ सकते हैं। सच तक न्यूज, ये सच तक न्यूज कहाँ से आ गया जी? सर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। अरे एकदम लिख दो यार, कुछ नहीं छोड़ना है, एकदम पूरा लिख के आना है। नहीं आएगा, अरे अंग्रेजी नहीं आ रहा छोड़ के आओगे, पूरा लिख के आओ, ठीक है। और अगर हिंदी अंग्रेजी में बढ़िया बढ़िया से लिख के आओ, एकदम ढंग से लिख के आओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, छोड़ोगे उठा जाओगे। बस इतने बोल रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन को देख लिए, बस इतने ही तो है। 10 का पावर माइनस 5 सेकेंड। हाँ, तो इन कहाँ से लिखे भाई 10 का पावर माइनस 5 सेकेंड? देख लेना एक बार बाबू, ठीक है। लेट मी चेक, हमको जहाँ तक लग रहा है हमारे 10 का पावर माइनस 9 या 10 का पावर माइनस 10 पढ़े हैं। अब 10 का पावर माइनस 5 कैसे हुआ वो बताएंगे आप। चलिए छोड़िए इसको, चलिए आते हैं। तो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। इमिशन दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? एम्प्लीफिकेशन या एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़े, इमिशन के बारे में पढ़े। इमिशन दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। यस, अब आते हैं, यहां से इमिशन खत्म हो गया। यहां पर दोस्त एक और शब्द छूट गया, पॉपुलेशन इन्वर्सन। अरे हाँ सर, ये तो बताइए भी नहीं किए आप। तो चलिए अगला टर्म आता है पॉपुलेशन इन्वर्सन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसका नाम क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्सन। पॉपुलेशन इन्वर्सन के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्सन समझना है, पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है एग्जैक्टली पॉपुलेशन इन्वर्सन के बारे में। हाँ, पॉपुलेशन इन्वर्सन ध्यान से सुनेंगे। जनसंख्या का उल्टा हो जाना। सर पॉपुलेशन में तो जनसंख्या होता है। यस 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 यस, सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में पाया जाता है या रहता है, हम लोग इसमें बाहर से ऊर्जा देते हैं, ठीक है, बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में चला जाता है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल क्या है सुनिएगा। यहाँ पर E1 एनर्जी स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर E2। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या N1 और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 है, जहां N1 में ज्यादा है, N2 में कम है। अभी इलेक्ट्रॉन नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, कम इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। यस सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन कम है। एकदम सही बोल रहे हैं सर आप। लेकिन कुछ देर के बाद, क्योंकि इसमें ऊर्जा दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चढ़े जा रहा है, दिए जा रहे हैं, चढ़े जा रहा है, दिए जा रहे हैं, चढ़े जा रहा है, कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेगा? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ठीक है, यहीं पर नीचे में इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम कम हो जाएगी और ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो N2 है और यहाँ N1 है, N2 ज्यादा हो जाएगा N1 से, इसका नाम E1 है और इसका नाम E2 है। कुछ समय के बाद ऊपर की संख्या यानी हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल के संख्या से, तो इसे हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्सन बोलेंगे। क्या नाम देंगे? पॉपुलेशन इन्वर्सन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इनिशियली वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन हायर एनर्जी स्टेट, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल स्टेट, इसको नॉर्मल स्टेट में बोलेंगे। आफ्टर सम टाइम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी स्टेट और number of electron present in higher energy state is greater than number of electron present in lower energy state is called population inversion। ठीक है, यानी ऊपर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या नीचे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को, उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्सन कहते हैं। तो मैंने ऐसे फोटो बना के दिखाना है, अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो नंबर काट देगा। फोटो में ही नंबर है, लिखिए कम लेकिन फोटो बनाना जरूरी है। जितना भी मैं पीछे बताया फोटो बना बना के दिखाइएगा, एकदम फोटो नेसेसरी है, फोटो बनाना है। सर बहुत डर लग रहा है कि एग्जाम से जब भी सब पढ़ लिए हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए आप ही इसका कोई सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है,
हाँ, ठीक है बाबू, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा क्वेश्चन लिखे। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमें ये पता ही चल जाता कि एग्ज़ाम में कौन-सा क्वेश्चन आएगा, फिर डर लगता, अरे क्या दिक्कत थी? ये डर लगना वाजिब है और डर लगना चाहिए। ये बताता है कि आपको मेहनत करने की प्रेरणा दे रहा है। अगर हम लोग को पता बता दिया जाए कि कौन-सा क्वेश्चन आ रहा है या क्या क्वेश्चन करें। हाँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि किस रास्ते पे चलोगे तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। एकदम कॉन्फिडेंस कभी भी अपना कम नहीं करना है, जो आएगा अच्छा होगा। एकदम इसी बेसिस पे आज तक मैं जिया हूँ, अभी तक मैं कभी घबराता नहीं हूँ, ना ही कभी घबराऊँगा। अपने एग्ज़ाम के लिए जो ज देने जा रहा हूँ, वो मेरा अपना एग्ज़ाम है, जो भी जाए होगा अच्छा होगा, बस इसी पे। अगर खराब हुआ, ऐसे मैं सोचता नहीं हूँ, तो मैं फिर से मेहनत करूँगा। लेकिन जो होगा अच्छा होगा, बस इसी बेसिस पे जाइए। हाँ, मैं जो पाथ बता रहा हूँ उसको फ़ॉलो कीजिए, पे चलिए, देखिए आपका ठीक जाएगा, एकदम एग्ज़ैक्ट ठीक जाएगा। सीनियर लोगों का एग्ज़ाम भी इसी तरीके से डरते थे, उन लोग आज कुछ नहीं, एकदम आते हैं एग्ज़ाम देके, चुपचाप बैठ जाते हैं। और इतना बताऊँ, एक बात और बता रहा हूँ, वो लोग कभी भी आंसर नहीं माँगते हैं। आंसर नहीं माँगते हैं। ठीक है, आज मैं ग्रुप में देखा कि 2-4 आंसर्स आ रहे हैं, तो ख़ासकर मेरा एक मोनोपोली कि मैं आंसर्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं प्रचार करके आंसर देता हूँ। अभी मैं 2-4 देख रहा था तो ऐसे करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली उनका अपना काम है, कर दीजिए। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, मान लिया कि आप एग्ज़ाम दे के आए और आपके 10 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए, इन दैट केस क्या होगा? देखिए मैं क्या होगा बता देता हूँ। मा कलम इधर रख देते हैं, ऐसे। आप 1 घंटे तक ये माथा पे हाथ रखे रहिएगा और पकड़े रहिएगा ऐसे, कि हमसे क्या हो गया, ठीक? चलो वो तो बीत गया, माथा में हाथ 1 घंटा समय बर्बाद हो गया। लेकिन जो मेंटल टेंशन आपके दिमाग में बैठ गया, मैथ खराब गया है, अगला वो भी खराब जाएगा, जो कि अगले एग्ज़ाम को इम्पैक्ट कर देगा। इसलिए मेरा सजेशन को एकदम दिमाग में सेट कर लो, एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन मिला, मैं साइड रखूँगा, डज़न्ट मैटर दैट हमने कितना सही किया। अभी उछल के कोई फ़ायदा नहीं है, 20 में 20 सही किए कि 20 में 15 सही किए, नहीं जानना है हमें यार। एग्ज़ाम के बाद आप सबको निकालिए और अपने रिज़ल्ट का एनालिसिस कीजिए। लेकिन अभी एनालिसिस करना आपके लिए, आप ही के सेहत के लिए, आपके एग्ज़ाम के सेहत के लिए ठीक नहीं। नहीं तो मेरे पास आंसर्स बनाने के लिए बस 5 मिनट का समय लगेगा, आंसर्स क्यों नहीं देता हूँ? क्या मेरे पास नॉलेज नहीं है? मेरे पास लोग नहीं है? मेरे पास सर नहीं है? कोई सर क्यों नहीं देते हैं? एग्ज़ैक्टली यही कारण है कि मैं आपको उस जगह नहीं भेजना चाहता हूँ जो इस तरीके से माथे पकड़ के हो गया, ठीक है? तो इसलिए नहीं जाना है हमें। हाँ, जो हुआ लॉक हो गया, अगर मेरे सही भी हो गए 20 में 20 तो चेंज नहीं हो सकता है, गलत भी हो गए तो भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखना। इस पे अगली बार एकदम ध्यान रखेंगे। डर लगता है तो सबका सबका होता है। जब डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे भाई? यस, ठीक है। नहीं बाबू, ठीक है। ये डर ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिसको डर नहीं लगता है, मान ही नहीं सकते हैं डर नहीं लगता है, ठीक है? वो हो ही नहीं सकता है। डर एक ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। डर नहीं लगेगा, कोई ऐसा इंसान कह दे हमको डर नहीं लगता है, नहीं मानते, हमको भी डर लगता है, हमको अभी धड़कन बढ़ी हुई है, आपसे ज़्यादा कि कल क्या क्वेश्चन, क्या मैंने पढ़ाया है वो आएगा? क्या बच्चे मेरे अच्छा लिख के आएँगे? अच्छा लिख के आएँगे तो मेरे को अच्छा बोलेंगे, खराब लिख के आएँगे, मेरे को ठीक नहीं बोलेंगे, वो हमको उम्मीद की नज़र से देखें और हम ही अब उनको उम्मीद पे नहीं उतार पाए खरे, तो हम भी सुनेंगे। आपसे ज़्यादा धड़कन मेरी बढ़ी होती है, मैं कोचिंग चलाता हूँ जिससे मेरा पेट चलता है और ठीक है, इसी पे आप ही पे डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे लिए भगवान हैं। बस इतना ही सोचिए, आप मेरे लिए भगवान हैं, अगर मैं भगवान की सेवा ढंग से नहीं किया, तो फल भी भगवान तो देंगे नहीं हम। एग्ज़ैक्टली, मेरे को भी डर लगता है। यस, करेक्ट, समझ गए होंगे, समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो यहाँ तक हो गया बाबू, इसमें एक टर्म फिर छूट गया। सर पंपिंग, पंपिंग कहाँ पढ़ा है?
यस, पंपिंग पे आते हैं। तो पंपिंग, तो आज अभी हम लोग कौन कौन सा टर्म पढ़े सर? लेजर का पूरा फुल फॉर्म पढ़े। दूसरा क्या पढ़ा है सर? लेजर के बारे में आपने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है। तीसरा दूसरा पॉइंट क्या बताया सर? इमिशन के बारे में बताया, ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे आने के दो तरीके थे, पूरा समय बीत गया तब नीचे आया, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, और अपने समय बीतने से पहले धक्का मार के नीचे गिरा दिए, उसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो धक्का मार के नीचे गिराने से ही लेजर बनता है। अच्छा, पॉइंट पीछे एक पॉइंट छूटा, उस बात को बताना भूल गए। ऊपर से नीचे जब आता है ना, ऊपर से नीचे कब आया था? कहानी फिर सुनाते हैं। जब तुम कॉलेज जा रहा था तो रास्ता में तुमको 500 रुपया मिला था। तो तुम 500, अब कॉलेज ना जाके कहाँ चल गया था? होटल। होटल में क्या खाया? चाउमीन और समोसा और कोल्ड ड्रिंक खा लिया। अब पैसा खत्म हो गया, मतलब टाइम खत्म हो गया। अब तुम क्या कर रहे हो? घर वापिस आ रहे हो। घर वापिस आते समय जितना तुम खाया था शरीर से, सब ऊर्जा निकल रहा है। यस, इसमें से ऊर्जा निकलने लगता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं रेडिएशन, यही नाम है। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलता है ये लेजर नहीं है, लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन से जो लेजर यहाँ रेडिएशन निकलता है, यही रेडिएशन को देखा गया कि लेजर की प्रॉपर्टीज मैच करती है। लेजर की प्रॉपर्टीज मैच करती है, नोट करो, लेजर की प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं अभी। ये लेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेजर कहलाएगा। यानी कि लेजर की प्रॉपर्टीज स्टिमुलेटेड इमिशन के दौरान आने से जो रेडिएशन निकलता है वो लेजर की प्रॉपर्टीज से पूरी तरीके से मैच करता है, इसलिए यहाँ जो रेडिएशन निकलता है इसी को लेजर कहते हैं। तब एक लड़का क्वेश्चन पूछेगा, अरे लेजर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लेजर की प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? एग्जैक्टली लेजर की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। यस, लेजर की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं हम लोग। सर लेजर की प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा समझाएंगे? एनीबडी लेजर की प्रॉपर्टीज को कौन यहाँ पर बताएगा? 3-4 प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। चारों प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, लेजर की प्रॉपर्टीज। मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूं। एमडीयू यूनिवर्सिटी हम नहीं समझ पाए बाबू, फुल फॉर्म लिखोगे तो हो सकता है मैं उसके बारे में और प्रकाश डाल दूं। ठीक है, मैं उसकी आपके बारे में समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अब पहले चारों प्रॉपर्टीज को लिख के बताएं हमें। लेजर के चारों प्रॉपर्टीज। पहला लेजर प्रॉपर्टीज, पहला है बाबू, पहला प्रॉपर्टीज क्या क्या है बताओ? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। अरे लिखा नहीं कोई जी, जल्दी लिखो फटाफट। हाँ, एक है, अरे पिट देंगे। वो एप्लीकेशन तुम बता रहे टेली कम्युनिकेशन में, नहीं हम एप्लीकेशन नहीं बोले, प्रॉपर्टीज पूछे हैं, गुण। लेजर का गुण बताओ। टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है, एप्लीकेशन हुआ जी। सीडी एंड डीवीडी में फिर पिट देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन बता रहा है, एप्लीकेशन नहीं बोले, एप्लीकेशन नहीं बोले, प्रॉपर्टीज बोले हैं, गुण। 4 गो गुण होता है। बताइए लेजर का क्या गुण है? सर लास्ट में हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली कोहेरेंट एंड हाईली डायरेक्शनल शार्पली फोकस्ड। यस करेक्ट, किसने लिखा है? प्रीति कुमारी ने लिखा है। 4 पॉइंट लिखा है, इन्हीं चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट लिखा है प्रीति कुमारी ने, ठीक है, हाईली मोनोक्रोमेटिक लिख देते हैं। पहला शब्द उन्होंने यूज किया है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक पहला वर्ड है मोनोक्रोमेटिक। दूसरा शब्द इन्होंने लिखा है हाईली कोहेरेंट, कोहेरेंट COHERENT, कोहेरेंट। तीसरा शब्द लिखा है डायरेक्शनलिटी, डायरेक्शनलिटी। और एक शब्द उन्होंने लिखा है शार्पली फोकस्ड, शार्पली फोकस्ड। ठीक है, याद कर जाओ बाबू। अगर लेजर के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, ये मैंने बताया प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज गुण, प्रॉपर्टीज बताया। लेजर के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, इसका नाम है मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, डायरेक्शनलिटी, शार्पली फोकस्ड। चारों के बारे में समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान रखें। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, डायरेक्शनलिटी, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, डायरेक्शनलिटी। यस करेक्ट, इन चारों को याद कर जाइए। ये है लेजर की प्रॉपर्टीज। सर सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक को समझाइए, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मोनोक्रोमेटिक, हाँ पहला पॉइंट है मोनोक्रोमेटिक, पहला ही मोनोक्रोमेटिक यहां समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ, देखो यहाँ जगह, यहाँ पर है, यहाँ जगह है, देखो यहाँ लिख रहे हैं MONO, मोनो, CHROMA, क्रोमा। दोनों को जोड़ो, मोनो प्लस क्रोमा, दो शब्द से बना है, मोनो और क्रोमा, मोनो और क्रोमा।
ये मोनो और क्रोमा शब्द को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनो और क्रोमा शब्द को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो मोनो का मतलब होता है एक, एक, क्रोमा माने कलर, कलर, क्रोमा कलर से बना है। एक कलर होना चाहिए, मतलब कलर, कलर वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होना चाहिए। एक रंग मतलब एक वेवलेंथ। जिसके पास एक वेवलेंथ होगा उसको मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। यानी लेजर एक वेवलेंथ का होता है। लेजर में बहुत सारे वेवलेंथ नहीं होते हैं। जो घरवा में लाइट है ना, इसमें बहुत सारा वेवलेंथ है। प्रिज्म लाओ, देखो 7 को कलर दिखाई देगा, बहुत सारा कलर इसमें है हमारे घर के ऑर्डिनरी लाइट में। लेकिन ठीक है, लेजर मोनोक्रोमेटिक होता है। पहला मोनोक्रोमेटिक मतलब हो गया एक वेवलेंथ पाया जाएगा। यस, एक वेवलेंथ पाया जाएगा। यस सर। दूसरी बात है कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट। तीसरा है डायरेक्शनलिटी होता है। ठीक है, तीसरा है शार्पली फोकस्ड होता है। तीनों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। पहले मोनोक्रोमेटिक क्लियर, जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर अगले अगले पेज में चलते हैं। सेम फेज एंड वेवलेंथ, हाँ ये भी चलेगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं बाबू। बैडगल ने लिखा सेम फेज एंड वेवलेंथ, तो हाई लेवल हो गया इसलिए उसको नहीं बताया मैंने। और किसी ने तो लेजर का यूज बताया, ये तो बताएंगे लास्ट में, बताएंगे यूज। अभी लेजर का यूज भी आपको दे रहे हैं, ठीक थोड़ी देर में। हाँ तो चलिए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, लेजर में कहा था। दूसरा है डायरेक्शनलिटी। एक कोहेरेंट भी बता रहा हूँ, कोहेरेंट के जो एक लड़की ने लिखा है सेम फेज, इसी कोहेरेंट का मतलब होता है एक फेज में चलता है। सेम फेज, एक डायरेक्शन में चलना है, और यहाँ सेम फेज में चलता है। सेम फेज, फेज का मतलब सभी का स्टार्टिंग पॉइंट एक रहेगा, यानी सभी वेव जहां से स्टार्ट होंगे एकदम उसकी एंगल सभी के बराबर होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कोहेरेंट, हाईली कोहेरेंट। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट, तीसरा है डायरेक्शनलिटी। एक दिशा में चलेगा, ना तो एनए मुड़ेगा ना तो एनए मुड़ेगा, एकदम एक दिशा में चलेगा। ठीक है, जो हम टॉर्च अपने जलाते हैं, टॉर्च देखिएगा, टॉर्च जलाइएगा तो वही से फैलता है, जितना बड़ा दूर जाएगा उतना टॉर्च का लाइट फैलते जाएगा ऐसे। लेकिन नहीं, ये जो है एकदम सीधा ऐसे चलेगा, एकदम स्ट्रेट। एक दो लड़का बोला मेला में मिलता है, ऐसे उसका आधा मिलता है, मतलब एग्जैक्टली डायरेक्शन खाली रहता है उसमें। शार्पली फोकस्ड और डायरेक्शन, मोनोक्रोमेटिक नहीं रहता है। उतना करने के लिए अब बहुत पैसा लगेगा, इसलिए चलिए मिलता जुलता है। लेजर वाला ऐसे जलाते हैं तो सटवा में लाल पीला हरा लीला वो बुंदा जैसा दिखाई देता है। यस, वैसी की बात कर रहा हूँ। और शार्पली फोकस्ड का मतलब एक जगह वो जा करके फोकस होता है। जब अगर किसी चीज को यहाँ पर पड़ेगा तो वो जो है फैल जाएगा, डिफ्रैक्ट कर जाएगा। नहीं, वो एक बिंदु पे शार्पली फोकस्ड होता है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक खास बिंदु पे नजर आएंगे, उसको हम लोग कहते हैं शार्पली फोकस्ड। यस, शार्पली फोकस्ड। ओके, यस, लेजर का यूज बता देते हैं। तो ये था हमारे प्रॉपर्टीज, इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब सुनिए, मैं आपके पास कौन कौन सा चीज ले आया। लेजर के बारे में बताया। लेजर के बारे में मैंने सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन एब्जॉर्प्शन बताया, इमिशन बताया, इमिशन के बाद मैंने पॉपुलेशन इन्वर्सन बताया, मैंने प्रॉपर्टीज बताया। और एक और पेपर, एक और चीज पढ़ लेते हैं। किसी ने कहा एप्लीकेशन के बारे में बता दो, तो मैं एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। मैं जहां जहां लिख रहा हूं उसको पहला पहला लाइन करके लिख लेना। जहां जहां बोलूंगा उसको पहला लाइन बना के लिख देना बुआ। ठीक है, जहां जहां बोलूंगा, जो जो नाम दे रहा हूं, पहला। ठीक है, पहला, इट ऐसे लिखना एग्जाम में, इट इज यूज्ड इन बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर, बार कोड का नाम सुने हो, बार कोड? अरे वो जो आजकल नहीं देते हो, स्कैन नहीं करते हो पेमेंट करने के लिए, है ना, क्यूआर कोड बोलते हो, वही बार कोड हुआ। बार कोड लंबा लंबा होता है, लेकिन आजकल अब तक क्यूआर कोड आ गया। तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए लेजर लाइट का प्रयोग होता है। यस, पहले होता था, अब तो साधारण लाइट से भी हो जाता है, लेकिन क्यूआर कोड यानी बार कोड को रीड करने के लिए हम लोग जनरली लेजर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, कटिंग, कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, टूल्स। अरे भाई, टूल्स का मतलब हो गया कटिंग टूल्स। मतलब एक बात बता रहे हैं, एक बार मेरे पास एक बहुत बड़ा लोहा था, इतना चौड़ा पट्टी जैसा। अब उस चौड़े पट्टी में हम अपना नाम लिखना चाह रहे थे। कैसे लिखिएगा? कलमुआ से लिखा जाएगा नाम? हम गड्ढा खोद के लिखना चाह रहे थे।
तो गड्ढा खोदने में बड़का समय लगेगा और ठक ठक मारेंगे तो जैसे तैसे जाए, नहीं, लेज़र लाइट से उस एकदम बहुत ही स्मूथ कट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लोहे में जो नक्काशी होती है इसी लेज़र से होती है, उसको बोलते हैं कटिंग टूल्स। आगे बढ़ रहे हैं, वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग भी इसी में होता है बाबू। वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, कटिंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, ये तीनों काम लेजर के द्वारा होता है। ठीक है, अगला तीसरा तीसरा उपाय, तीसरा लिखिए इसका, ठीक है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू होल, it is used to drill hole in hard substance like diamond। मतलब हीरा एक कड़ा पदार्थ है, तुम उसमें छेद कर दो, नहीं कर पाओगे, लेजर से ही छेद किया जा सकता है। मान लीजिए तुम लॉकेट बनाना चाहते हो, माला पहनना चाहते हो हीरा में छेद करके, तो हीरा को छेद कैसे करोगे, तो भाई इसी, ठीक है, लेजर लाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं मेडिकल यूज में। मेडिकल में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हो गया जनरल यूज। जनरल, जनरल का मतलब सामान्य अवस्था में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मेडिकल में ह्यूमन आई रेटिना को ठीक करने के लिए होता है। चौथा नंबर में लिखना, ह्यूमन आई रेटिना, ठीक है, रेटिना, ह्यूमन आई रेटिना को यूज करने के लिए होता है। उसमें अगर लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो गया, जिसके कारण हमारा, ठीक है, नेत्र गोलक लंबा या छोटा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग इस लेजर लाइट से आंख को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज चौथा आजकल सर्जरी में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, सर्जरी में, सर्जरी में लेजर का प्रयोग होता है। देखो आगे बढ़ रहे हैं, छठा नंबर, इसका यूज, इट इज यूज, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, ठीक है, टू ड्रिल होल, टू ड्रिल, ड्रिल होल, ड्रिल होल इन टिथ, दांतों में। ठीक है, दांतों में अगर मान लिया थोड़ा दांत खराब हो गया तो स्क्रू कसने के लिए छेद करता है, इसी लेजर लाइट का प्रयोग करता है। ही ना जाके कि ड्रिल मशीन लगा दिया और छेद कर रहा है तो पता चला दांतवे टूट गया। तो एकदम इस लेजर लाइट से आपका हाथ दांत में छेद करता है, जिसमें स्क्रू लगाता है। अगर आपका दांत झड़ जाए, अपना दांत वाँत तोड़ लीजिए हथौड़ी से। कौन है, सेम फेज एंड वेवलेंथ, ठीक है, इंजीनियरिंग यूज, इंडस्ट्रियल यूज, सही है। वो भी आ रहे बाबू एकदम, मेडिकल पर्पस फॉर लेजर सर्जरी, ठीक है, कटिंग, वेल्डिंग, वेरी गुड वेरी गुड। डेंटल ट्रीटमेंट में सर एकदम सही है। ड्रिलिंग में होल विदाउट एनी क्रैक्स सच एज डायमंड, एकदम करेक्ट। जो जो मैंने लिख रहा है वो आप लोग लिख रहे हैं एग्जैक्टली। सर्जरी, डिस्पैच, रेटिना, ड्रिलिंग, जो जो चीजें हैं वही आपने लिख रहे हैं, एकदम सर करेक्ट। आइए, ये हो गया मेडिकल में। अगला है सर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बताइए। इंजीनियरिंग में इंजीनियर लोग इसका काहे यूज करेगा, तो यस, पहला यूज करेगा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर में इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है बाबू, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है, एक तार है जिसमें कि लाइट का वेव का प्रोपेगेशन कराया जाता है। तो लाइट यहाँ लेजर होता है जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। यस, लेजर लाइट यूज करते हैं, कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। कहाँ होता है बाबू, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। जहां जहां जो जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से लिखते चले जाइए कॉपी में। ठीक है, ओके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मेजर, it is used to measure distance between, distance between, ठीक है, अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ, ठीक है, एंड सैटेलाइट, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए होता है। नेक्स्ट, ठीक है, अगर किसी भी मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, हार्ड बॉडी है, तो उसके क्रैक्स पता करने के लिए होता है। ठीक है, डिटेक्ट, डिटेक्ट, ठीक है, क्रैक्स, क्रैक्स इन, ठीक है, मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक का मतलब लोहे के टुकड़े, बड़े बड़े लट्ठे टुकड़े के अंदर अगर दरार है तो उसको दरार को पता करने के लिए हम लोग लेजर का प्रयोग करते हैं। ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हुआ, इसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देन एनफ, एनफ इज एनफ, इतना ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
यस, इतना ही लिखेंगे। चलो यहाँ तक लिखे और यहाँ तक हो गया। अब यहाँ रुकते हैं। किसी का कलर कोड डिमांड था, और बताएं कलर कोड और क्या डिमांड है, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए एग्जैक्टली में एक लिमिटेड टाइम है, आप रात भर भी पढ़ाएंगे तो फिर वही बात होगी कि सर हमें अपने से भी पढ़ना है, याद भी तो करना है। इसलिए अपने रूम में पैक होना है, और जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको अब छोड़ देना है, और जो याद हो रहा है, जो याद हो चुका है उसको रिवाइज करना है, उसी को पढ़ के जाना है। एकदम नई चीज़ों पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, जो हो चुका उसको एग्ज़ाम में अच्छे से याद पढ़ के जाइए, पूरा याद करके जाइए, गलती मत कीजिए उसमें। अच्छा देखिए, मैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सर्जरी डिस्टेंस मेजरिंग बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, पंपिंग सर, अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी भी पूछ रहा है। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी बता देते हैं, पंपिंग, पंपिंग, ओके वेरी गुड, ठीक है। और किसी का कुछ है? यस, ठीक, पंपिंग टेक्नोलॉजी, हाँ, यहाँ तक पूरा नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जल्दी से आगे पंपिंग समझा देता हूँ। पंपिंग आओ जी, पंपिंग मेथड, यस एग्जैक्टली, पंपिंग क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। पंपिंग क्यों छोड़ेंगे, पंपिंग भी आसान है, ध्यान से सुनिए। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पंपिंग, यस पंपिंग। सर पंपिंग क्या होता है? पंप वर्ड आ रहा है, पंपिंग, पंप में हवा भरते हो, क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर करते हो। सुनिए, अभी हम लोग के पास निचली कक्षा में, निचला कक्षा का एनर्जी स्टेट को E1 बोलते हैं, ऊपर की कक्षा को E2 बोला जाता है। यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बोले हाँ पाए जाते हैं। तो नीचे के इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजोगे कैसे? तो वो लड़का बोला ऊर्जा देंगे। अरे भाई कौन सा ऊर्जा दोगे, दाल भात? तो दाल भात दोगे तो जाएगा ऊपर? सोचो, यहीं पर आता है पंपिंग। हाँ सर, सही बात बोले आप। यानी कि नीचे में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देना है। नीचे में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देना है। नीचे में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देना है। ऊर्जा देने का मेथड, ठीक है, मेथड, मेथड, ठीक है, टू गिव एनर्जी, मेथड टू गिव एनर्जी, यहाँ एनर्जी देने का, ठीक है, जो मेथड आप देंगे, जिस मेथड से ऊर्जा देंगे। एक लड़का बोला सर लाइट दे दें, हमने कहा दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट दे दें, लाइट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। यस, इसी को नाम देंगे ऑप्टिकल पंपिंग। क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल पंपिंग। अगर लाइट एनर्जी देके नीचे की कक्षा को, नीचे की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा दिया जाता है, उसको नाम देते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। लाइट, एक लड़का बोला सर बिजली दे, सर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। हम बोले एकदम दे दो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, और थोड़ा मोड़ा बिजली नहीं, बहुत ज्यादा बिजली दिया जाता है। बिजली मतलब करंट, वोल्टेज 25,000 वोल्ट तक देते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, याद कर जाओ, इसका नाम हो गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग। तीसरा, एक लड़का बोला कुछ केमिकल है सर मेरे पास जिसको देने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाता है। अच्छा, क्या देने पर? केमिकल देने पर, तो इसको कहते हैं केमिकल पंपिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल पंपिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल पंपिंग। तो केमिकल देने पर भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाता है, इसका नाम है केमिकल पंपिंग। एक लड़का बोला अच्छा एक और पंपिंग होता है सर, ठीक है, लाइट ऑप्टिकल पंपिंग हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग हो गया, केमिकल पंपिंग होगा, एक और पंपिंग आप बताइएगा, वो नाम आप इसके अलावा आप जानते हैं कोई पंपिंग तो नाम बताएं, तब हम उसको बताएंगे। पॉपुलेशन इन्वर्सन इन्वर्जन पंपिंग, प्रोसेस टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्सन, यस करेक्ट, वही है, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पॉपुलेशन इन्वर्सन हो जाएगा। जिस मेथड से इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजने की बात होती है और पॉपुलेशन इन्वर्सन कराया जाता है, उसे पंपिंग कहा जाता है। तो भाई पंपिंग को हम लोग 3 तरीके से पंपिंग दिए, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग और केमिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग और केमिकल पंपिंग, यस करेक्ट, 3 तरह के पंपिंग हम लोग यहाँ पर देखे। एक नाम याद नहीं आ रहा है, दिमाग में चल रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, रुक जाओ उसका भी नाम याद कर लेते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, आ गया। सुनो, अगर मान लिए इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एटम टू एटम कॉलिजन करा दो। कभी कभी देखते हो न्यूट्रॉन को इन किसी के नाभिक में जाके मारते हो कस के,
यूरेनियम के नाभिक में टूट जाता है क्रिप्टन और बेरियम में। याद आ रहा है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। हाँ सर, याद आ रहा है। तो एटम टू एटम कॉलिजन पंपिंग, क्या बोला मैंने? एटम टू एटम कॉलिजन पंपिंग। एटम टू एटम कॉलिजन पंपिंग। तो 4 तरह से मैंने पंपिंग बताया, और भी होते हैं बट नॉट नेसेसरी इसके आगे, ठीक है। हाँ, एड लिख दिया। इन इलास्टिक एटम टू एटम कॉलिजन पंपिंग एकदम थे। थर्मल पंपिंग भी होता है, एकदम करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप। थर्मल पंपिंग भी होता है, गर्मी के द्वारा, गर्मी भी देंगे, टेम्परेचर भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा। थर्मल पंपिंग भी लिख सकते हैं। चलिए, एक बच्चे ने लिखा थर्मल पंपिंग। यस बाबू, आप हमसे तेज हैं। थर्मल पंपिंग एकदम सही है। थर्मल पंपिंग। इस तरीके से हम लोग 5 तरह से पंपिंग देख लिए। पंपिंग 5 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, केमिकल पंपिंग और थर्मल पंपिंग, एटम टू एटम कॉलिजन पंपिंग। ये था पंपिंग, जिससे नीचे की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में भेजा जाता है और पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव कराया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्सन करवाया जाता है, हैपन करवाया जाता है। अब यहाँ तक रुके, अब बताइए क्या बताऊँ आगे। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। हाँ, वो भी सही है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन उसी का दूसरा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट केमिकल से ही कीजिएगा, इसी थोड़ी वो चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। वही केमिकल पंपिंग का ही नाम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन है। और किसी को कोई और क्वेश्चन है? ठीक है बाबू, सही है। और बताएं, और बताएं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद आपका क्या डिमांड है? एक ने बोला है नैनो टेक्नोलॉजी, एक ने बोला है ठीक है, ज़्यादा देर समय नहीं है तो मैं आपको एक छोटे से टॉपिक बताऊंगा। नैनो टेक्नोलॉजी को पेंडिंग रख रहा हूँ, उसको कल के क्लास, कल 2 क्लास दे रहा हूँ। कल इब्रार सर भी देर सब मेरे साथ रहेंगे और मेरा अलग से सेपरेट क्लास होगा, ठीक है। कल दिन भर और भी सीनियर बैचेस की भी क्लास चलेगी कल। तो कल ऑब्जेक्टिव सेशन भी है, तो कल थोड़ी लंबी क्लासेस होगी। लास्ट मोमेंट में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पटाख 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 टिक मारेंगे, यानी सेम टाइम में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। कल इसी टाइम में ऑब्जेक्टिव करेंगे, या इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का टाइम शेड्यूलिंग बनेगा कि कल किस किस समय में आपको लाइव दी जाएगी, लेकिन कल मॉर्निंग में लाइव है, एकदम पक्का है, ठीक है। 7:30 वाला लाइव है, पक्का है, वो रहेगा। इब्रार सर और हम दोनों रहेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसी समय अगर ऑब्जेक्टिव हो गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए दोपहर का टाइम रखेंगे, जिसमें कि हम लगभग 70 या 80 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उम्मीद है 70 या 80 ऑब्जेक्टिव में से ही आपके पास रहेंगे, ठीक है। सारे मिक्स हैं और उम्मीद है उसी से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। रीजन नहीं बताएंगे, वहां टिक करते चले जाएंगे पटाख पटाख, और आंसर आपको मिलते चला जाएगा और हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर बहुत लंबा है। ऑप्टिकल फाइबर अब बताना क्या है? ऑप्टिकल फाइबर इजी है और आराम से कर सकते हैं। अब बोलेगा तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए फिर हमको 20 से 30 मिनट का समय लेना होगा। क्या है रेसिस्टेंस का क्वेश्चन? अमर कुमार, रेसिस्टेंस के क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो बताइए आप कैसे करें। हाँ, बता दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा या पूछ सकते हैं। अभी आप बताएं, मैं अगर समझ होगा तो समय होगा तो बताता हूँ। एक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन किसी ने पूछा कलर कोड। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन, ठीक है। अगर इसको आप जिसको इसको याद है ये वाला ट्रिक, तो आपको कलर कोड पूरा अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। कलर कोड किसी ने पूछ लिया था, अदरवाइज कलर कोड से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए, फिर भी 5 मिनट लगेगा, आप इसको समझ लें। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन, ठीक है। एक रेसिस्टेंस का क्वेश्चन बस यहीं तक है। हाँ, आते हैं इस पे बात करते हैं। कलर कोड, सिर्फ मेरे को कलर बता दीजिएगा। कलर का जिसको सीक्वेंस पता होगा बहुत अच्छे से बना लेगा। ध्यान दीजिए क्या क्या लिख रहा हूं। बी, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन। आगे भी होता है बट हम इतने ही याद करते हैं। कलर आप देख लीजिएगा। विशाल कुमार, आप फुलवारी शरीफ या राजीव नगर से हैं? हाँ, हम दोनों जगह से रहते हैं, ठीक है। ये पढ़ के कम से कम पास हो जाएंगे क्या? नहीं, शुभांशु पटेल, आपकी बात मैं समझ नहीं। मी फ्रॉम माई,
आप लोग क्या-क्या लिख रहे हैं अपने में? चलिए, ठीक है। नहीं, नहीं, पढ़ के पास कहाँ है, इसको हम वैसा थोड़ी जो है कोई टॉपिक पढ़ा देंगे तो पास ही हो जाएँगे, ठीक है? पढ़ना तो सब पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी जो है, एक से पास हो जाएगा तो हो ही जाता, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर कलर आइए, कलर को लेके आइए बच्चा, ठीक है? सबसे पहले बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, ई, ए, डब्ल्यू। एक-एक करके कलर बताएँगे, जिनको-जिनको कलर आता है, कलर लिखते जाएँ, कलर बताएँ जल्दी से। पहला वाला कलर का नाम है, ठीक है, ब्लैक, बताएं सबसे पहले कलर बताएं ब्लैक। दूसरा कौन है? ब्लू, ब्लैक, ब्लू। पहला कलर ब्लैक, दूसरा कलर बताएं जल्दी से। ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। देख लीजिएगा, ग्रीन और ग्रे में कंफ्यूजन होता है। फिर यहाँ पर हो गया ब्राउन, ठीक है, और वायलेट, ठीक है, ये हो गया ग्रे, और डब्लू से हो गया व्हाइट। ये कलर का सीक्वेंस है। एक बार कलर का सीक्वेंस देख लीजिए। ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। ब्लैक के बाद ब्राउन सही है। ब्लैक, ब्राउन, अच्छा यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। थैंक यू बच्ची, यहीं पर मिस्टेक है मेरे को। ब्लैक के बाद ये ब्राउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउन चेक हटा दीजिए, ठीक, सॉरी। ब्लैक के बाद ब्राउन, सही है, आप सही हैं। ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ब्लू। अब चेक कर लो सीक्वेंस एक बार। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। करेक्ट, एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, एकदम करेक्ट। इस सीक्वेंस को एकदम याद कर जाइए। और यहीं पर कंफ्यूजन होता है, बी, बी और बी, ये तीनों चीजों में कंफ्यूजन होता है। दूसरा, यहाँ ग्रीन, कहाँ गए? ग्रीन और ग्रे में कंफ्यूजन होता है। ये तीन शब्द जो है तीनों एक ही अल्फाबेट का है, बाकी आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ लिखिएगा क्या, सबसे पहला यहाँ पर कलर कोड का नाम ब्लैक, ब्राउन, 2 मिनट बन जाएगा। रेड, ऑरेंज, ठीक है, येलो, ठीक है, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू, ब्लू के बाद वायलेट, वायलेट, वायलेट के बाद क्या? ग्रे, ग्रे एंड वाइट, ठीक है। देखिए सबका नाम लिख रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लिख दिया मैंने। अब इसमें आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट बैंड, 4 बैंड होते हैं, यहाँ फर्स्ट बैंड लिखेंगे, सेकंड बैंड लिखेंगे, थर्ड बैंड लिखेंगे, और ये फोर्थ बैंड लिखेंगे। चलिए सुनिएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बाद में भरेंगे, टेबल, टेबल भरने का काम बाद में। क्वेश्चन कैसे आएगा? आ सकता है क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे, रेसिस्टेंस है और इसमें कलर कोड दिया रहेगा। पहला कलर लिखा रहेगा, मान लिया पहला कलर है ब्लू, ये पहला ब्लू। दूसरा कलर दिया रहेगा, बोलेगा ब्लैक। लो भाई, ब्लैक नहीं दिख रहा है, नहीं छोड़ो, ब्लैक नहीं लगाएंगे। ब्लैक की जगह मैं लगा देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तीसरा कलर दे रहा है, ठीक है, ये येलो। और चौथा कलर गोल्ड है, गोल्ड, गोल्डन कलर ऐसा होता है जी। इसी को ले लो ना, क्या करोगे, गोल्डन कलर ले लेते हैं, ये गोल्डन कलर है, ठीक है। ये ऑरेंज दिख रहा है लेकिन गोल्डन कलर मानना है। तो ये हो गया क्या? ब्लू, ठीक है। ये हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो, और ये हो गया गोल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए हम लोगों को टेबल जाना है। सुनिएगा, इसमें कभी भी दो दो टेबल को एक साथ रखना है और इसका नाम इंटीजर लेना है। याद रखिएगा, पहला दो जो कलर होगा उसको इंटीजर, तीसरा कलर हमेशा मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगा, और चौथा कलर हमेशा टॉलरेंस को बताएगा, टॉलरेंस को बताएगा। अब इन चारों को याद कर जाइए। पहला दो कलर हमेशा इंटीजर लिखना है, और तीसरा कलर मल्टीप्लायर, और चौथा टॉलरेंस। जिसको याद है बन जाएगा। पहला दो कलर इंटीजर, तीसरा कलर मल्टीप्लायर, चौथा टॉलरेंस। याद कर जाइए, कभी भी आएगा तो कलर को ध्यान रखिएगा। अब आइए ब्लैक के लिए, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो कलर है। देख लीजिए, 0 से स्टार्ट किए, 9 गो, 10 गो कलर होता है टोटल मिला के। तो 0 से लेकर 9 तक गिनती गिन लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में 0 से लेकर 9 तक गिनती गिनाएगा। और थर्ड में क्या लिखेगा? 0 है तो 10 का पावर 0, 1 है तो 10 का पावर 1, 2 है तो 10 का पावर 2, 3 है तो 10 का पावर 3,
4 है तो 10 का पावर 4, 5 है तो 10 का पावर 5, 6 है तो 10 का पावर 6, 7 है तो 10 का पावर 7, 8 है तो 10 का पावर 8, 9 है तो 10 का पावर 9। और एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बाबू पहला और दूसरा को नाम क्या बताए थे बताओ? इसका नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे? इंटीजर, इंटीजर, यस। और तीसरा वाले का नाम क्या बताए हैं? मल्टीप्लायर, ठीक है। चौथे वाले का क्या नाम बताएं? टॉलरेंस। ठीक, सुनो, तो पहला दूसरा में, पहला दूसरा कलर कौन कौन है आपके पास? ब्लू है और ग्रीन है। ब्लू के पास पहुंचे, ब्लू 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 ब्लू, ब्लू का मान 6 है, ब्लू का मान 6 है। और ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन का मान 5 है। देखो यहाँ से इसका नाम मान 6 मिला, देखो यहाँ पर लिख, कलर चेंज करके लिख रहे हैं, ये 6 मिला और ये 5 मिला। 6 पर 5, बच्चा को पूछते हैं 6 पर 5, 6 पर 5 65, इसके लिए 6 यूज किए और इसके सॉरी इसी के लिए 6 और 5 यूज किए हैं। एक का मान 6 और एक का मान 5, 65 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लायर शब्द है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लायर में येलो है तो येलो में कलर 4 दिख रहा है, तो 4 के लिए 10 का पावर 4 लिखा जाता है, तो 10 का पावर 4 लिखेंगे। और टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस में होता है, और टॉलरेंस कहां से लेते हैं? तो इसके नीचे 3 कलर और होता है जो टॉलरेंस बताता है। अरे भाई कहाँ चला गया? 3 कलर होता है जो टॉलरेंस बताता है। सुनिए, टॉलरेंस के लिए नीचे जाइए, 3 कलर और होता है, उसका नाम है, ठीक है, गोल्ड, याद कर जाना, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड का टॉलरेंस याद कर जाओ, +-5%। सिल्वर का याद कर जाओ, +-10%। और नो कलर का +-20%। याद कर जाना तीनों को, मतलब रट जाओ इसको, ठीक है। गोल्ड का टॉलरेंस +-5, तो लास्ट में है आपके पास टॉलरेंस, यहाँ हेडिंग डाल देना +-5%। इसका मान इतना ओम हो जाएगा बाबू, यही ओम है, इसी को कहते हैं कलर कोड। आप कलर कोड में पहला बात ध्यान रखना है कि पहला दूसरा बैंड हमेशा संख्या लिखा जाएगा, तीसरा बैंड पावर वाला गुना करके लिखा जाएगा, और चौथा बैंड परसेंटेज लिखा जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे टॉलरेंस, टॉलरेंस 3 ही का लेना है, एक का है गोल्ड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, यही 3 और भी होते हैं बट हमें 3 ही लेना है, अभी हमारे जो लेवल में से 3 जानने हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ के बाद हो गया, तो अब बताएं आगे। 4 टॉलरेंस, ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक। चलिए यहाँ के बाद आज नैनो टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा पेंडिंग रख रहा हूँ। अच्छा, हीलियम नियॉन लेज़र भी पढ़ना है, हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेते तो बढ़िया हो जाता, लेकिन आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। हीलियम नियॉन लेज़र और नैनो टेक्नोलॉजी, और कोई टॉपिक है तो बताएं, जिसको कि मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ। क्या आप लोगों को एक ने पूछा था रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी, या क्या आप लोगों को ट्रांजिस्टर एंड डायोड की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि इन सब टॉपिकों को बहुत अच्छे से वीडियो देखने पे क्लियर हुआ होगा। हमको नहीं लगता है कि इन सबको दिक्कत है। नैनो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मेरे को महसूस होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मैं उसकी लाइव क्लास दे देता हूँ, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। और किन्हीं को नैनो टेक्नोलॉजी के अलावा कोई स्पेशल सब्जेक्ट जानना है वो बता दें। हाँ, बताइए आरती कुमारी, कौन सा क्वेश्चन था? नैनो टेक्नोलॉजी मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक है। आज नहीं बताऊंगा, लेकिन कल वाले क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा, नैनो टेक्नोलॉजी ही पहला क्लास होगा, जिसमें कि आपको मैंने हिंदी में एक पीडीएफ दिया है, और मैं उसी को समझाऊंगा और उसको अंग्रेजी में भी समझाऊंगा, ठीक है। और किन्हीं को कोई टॉपिक है जिसपे आप लोगों को बात करना है, बताएं, जल्दी बताएं। कोई टॉपिक जो कि बच गया, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम आपने देखा, आज लेज़र देखा, ये 2 टॉपिक को आपने क्लियर किया। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऑब्वियस से पहले भी नहीं छूटेगा, सब लोग तैयारी करके बैठे हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है। और कोई है? आरती क्या है क्वेश्चन, बोलो जल्दी। एनीबॉडी? चलो ठीक है। अब इसके बाद एनर्जी नहीं है अभी मेरे पास, आज थोड़ा आराम करने दें, ठीक है। पूरा बदन टूट रहा है, एग्जैक्टली लगता है वायरल हो गया, लेकिन फिर सुबह में मेडिसिन से आप अपनी क्लास एकदम कंटिन्यू रखेंगे, इब्रार सा रहेंगे और हम भी रहेंगे, क्लासेस अपने शेड्यूल पे रहेगी, ठीक है। सुबह 7:30 में ही आपकी क्लासेस शेड्यूल लगेगी, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, और फर्स्ट सेमेस्टर का लेट लगता है, तो पहला क्लास आपका लग जाएगा, इसलिए प्लीज़ बी प्रिपेयर, तैयार रहिए, ठीक है। चलिए आज इतने ही रख रहे हैं, अगले क्लास में फिर कल सुबह वाले क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट डे सेमीकंडक्टर फुल चैप्टर, सेमीकंडक्टर में ज़रूरत है, चलिए पढ़ा देंगे, लेकिन पहले नैनो टेक्नोलॉजी करेंगे, फिर सेमीकंडक्टर, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर,
और जिनको डिमांड है अपना लिख दीजिए। सेमीकंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप लिख दिए हैं तो एक हीलियम नियॉन लेज़र लिखे हैं, उसको भी समझा दूँगा वीडियो से। चलिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट, रखते हैं, फिर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव कल हो जाएगा बाबू, आलोक मौर्य, हो जाएगा कल। अभी भेज देते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन राकेश भैया को बोलते हैं, वो डाल देगा। देखो फ़ोन। राकेश ये क्वेश्चन बैंक डाल दो यार सब जगह, ठीक है? क्वेश्चन बैंक जो है ना उसको डाल दो, फिजिक्स 2 का सब ग्रुप में डाल दो, ठीक है? थैंक यू।